नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका अफ्रीका के लास्ट सेशन में। और इसके बाद से मैं कल से आपको साउथ अमेरिका से स्टार्ट करूँगा। ये लास्ट सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसके पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, तो भी ये सेशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं अफ्रीका के कॉलोनियल पास्ट से लेके एट प्रेज़ेंट जो भी कंडीशन है अफ्रीका का, अगर आप देखोगे तो एक जायंट साइज़ कॉन्टिनेंट, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो बस स्किल्ड लेबर्स की और प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। बट वो कॉन्टिनेंट में ऐसा क्या है कि आज वो सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। आप अगर सूडान वगैरह देखोगे तो वहाँ 12 साल, 13 साल के बच्चे के हाथ में गन है और वो लड़ने मिटने को तैयार है। सो ये सेशन आपको क्लियर करेगा कि अफ्रीका का मेजर इशू क्या है, क्या ब्लंडर हुआ है पास्ट में, ऐसा क्या हुआ कि अफ्रीका आज तक उस चीज़ से उबर नहीं पाया है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे है अफ्रीका को लेके। सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है अफ्रीका। तो हमने अफ्रीका में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब जो छोटा-मोटी चीज़ें जो बची हुई हैं, वो बस यही है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, और एक बचा है आपका ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड मास्टर आपको पढ़ा देगा, जब पूरा वर्ल्ड अराउंड ग्रासलैंड पढ़ाएगा तो वो एक बार पढ़ा देगा। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस मैं एक बार सारे माउंटेन्स को फिर से वर्ल्ड मैप पे प्लॉट करके दिखा दूँगा। मैं एक बार सारे ग्रासलैंड्स को आपको वर्ल्ड मैप पे पुट करके दिखा दूँगा। मैं एक बार सारे सीज़ और ओशन को भी आपको वर्ल्ड मैप पे पुट करके दिखा दूँगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और इवन आइलैंड चेन्स को भी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये देखो, आज आप पानी बर्बाद करते हो ना कार वॉश करके, देखो अफ्रीका में क्या स्थिति है। ठीक है? ये मेजर आप देखोगे साहेल रीजन का वीडियो है। साहेल रीजन के बारे में कल मैं आपको बताया था। ये एक साहेल रीजन में शूट किया हुआ फ़ोटो है। मुझे गूगल पे मिला, गूगल बाबा ज़िंदाबाद। तो यहाँ पे पानी के लिए ये स्थिति है लोगों का। आप देखोगे अफ्रीका हेल्थ इंडिकेटर्स में भी ना बहुत पिछड़ा हुआ है। हेल्थ इंडिकेटर देख लो, एजुकेशन देख लो, इकोनॉमी देख लो, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हेल्थ देख लो, एजुकेशन, इकोनॉमी, तो इन सभी चीज़ों में ना अफ्रीका बहुत पीछे है। तो आखिर इश्यू क्या है? इश्यू देखो, मैं एक कहानी के साथ आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप को ये लगा कि हमें अगर आगे बढ़ना है ना, तो वी नीड मार्केट एंड वी नीड मोर एंड मोर रिसोर्स। इस कारण से उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट किया। आप हिस्ट्री में अगर देखे होगे तो एक बार क्वेश्चन भी आया है सिविल सर्विसेज के मेंस में कि हाउ डिड इंडस्ट्रियल हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू कॉलोनाइजेशन। इसका मेजर रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब यूरोप को ये रियलाइज़ होता है कि हमें मार्केट चाहिए और हमें रिसोर्स चाहिए ताकि हम और ग्रो कर सकें, इसके लिए इन्होंने कॉलोनीज़ बनानी चालू की। आप देखोगे पोर्चुगल हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, डच हुए, इन लोगों ने धीरे-धीरे अपने कॉन्टिनेंट से पोस्ट रेनेसां बाहर निकलना स्टार्ट किया और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो इसी प्रोसेस में जैसे ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने धीरे-धीरे अपना बेस बढ़ाया, और बेस बढ़ाते-बढ़ाते धीरे-धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पे कब कैप्चर कर लिया। बट अफ्रीका के केस में क्या हुआ, अफ्रीका हमसे थोड़ा-सा ज़्यादा अनफॉर्चुनेट निकला, और वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर फ्रांस की कॉलोनी थी। और फ्रांस बहुत एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर था। फ्रांस एज़ ए कॉलोनियल मास्टर वाज़ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। इसीलिए मैंने आपको मैप्स में भी दिखाया, मैंने कई बार बताया कि इस तरह से सीधी लाइन में बाँट दिया। माली को देखोगे तो माली में प्रॉपर आपको एम लिखा हुआ दिख जाएगा, ऐसे एम मैप पे। तो इन्होंने ना जब डिवीज़न किया तो ये नहीं देखा कि क्या रीजन किस कंट्री के पास जा रहा है। जिसके कारण इश्यू ये होने लगा कि एट प्रेज़ेंट जो अफ्रीका में एक एजुकेशनल सिस्टम है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, ये इस कारण से। इवन आप देखोगे तो बुर्किना फासो जैसे एरिया में आज के डेट में भी प्रीवियस 5 साल, 7 साल पहले फ्रांस वहाँ के रिसोर्स पे 50% कंट्रोल करता था। और आज यूरोप ये रोता है कि अफ्रीकन इमिग्रेंट्स उनके देश में क्यों आ रहे हैं। तो भाई जब तुम उसको इतना एक्सप्लॉइट कर दोगे, जो उसके पास खाने को नहीं बचेगा, जो उसके पास एक बढ़िया एजुकेशन नहीं रहेगा, उसके पास प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं रहेगा, तो वो तो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगा ना।
यही इशू तो पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। पाकिस्तान ने भी तो यही किया। आपने अपने बैकयार्ड में टेररिस्ट को पनाह दिया ये सोच के कि कश्मीर में जाके वो मिलिटेंसी फैलाएँगे। आज आपके ही घर में बम फोड़ रहे हैं तो आप रो रहे हो। तो ये इशू है। तो अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ का क्या इशू है। तो हेल्थ में देखो हेल्थ स्टैटिक्स वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स के बारे में ये यूएन पब्लिश करती है, ये रिपोर्ट आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, मतलब मरने की प्रोबेबिलिटी विथ फ्रॉम मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो डिजीज दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। जैसे कोविड आया था ना तो वो कम्युनिकेबल था, मतलब वो संक्रमण से फैलता था। मान लो इस रूम में कोई कोविड वाला बंदा रहता और मैं रहता तो मुझे भी हो जाता, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गए जैसे कैंसर, जैसे HIV एड्स। ठीक है, इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लाइक आपका बैड लाइफ स्टाइल कैन बी अ रीजन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लाइक आपका मेल न्यूट्रिशन, आप ठीक का खाना नहीं खा रहे हो, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके लिए जरूरी है वो आप नहीं ले रहे हो, तो दैट कैन बी ऑल्सो बी अ रीजन कि आपको एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पकड़ सकता है। तो मैं इसे जूम करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या इशू है। देखो ये हुआ हमारा यूरोपियन रीजन का, ठीक है। यूरोपियन रीजन में ऐसा है कि ये 2000 में 23.7% चांसेस थे कि लोग मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ करें। बट वही आप धीरे 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 2019 में आओगे तो 16.3% हो गया, और 2048 में ये 10.6% ही रह जाएगा। बट यही है जब आप अफ्रीका में आओगे तो वहाँ भी लगभग 2020 में 26.1% था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि कम होते जा रहा है, बट यहाँ उस हिसाब से नहीं कम हो रहा है। 13.9% आज भी स्थिति खराब है, ठीक है। स्थिति आज भी खराब है इन कंपैरिजन टू यूरोप, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड को हेल्थ का बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आज भी देखो अफ्रीका यहाँ पे 3.3% ज़्यादा डेथ एक्सपेक्टेंसी शो करता है। बट आप ये देखो यूरोप और अफ्रीका के पॉपुलेशन में भी अंतर देखो। यूरोप और अफ्रीका के पॉपुलेशन में भी आप अंतर देखोगे ना, 3.3% जो एक गैप आपको दिख रहा है, आपको एक छोटा नंबर लगेगा, बट अगर आप पॉपुलेशन कंपेयर करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। दिस इज व्हाट यूएन हैज प्रिडिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, ये है प्रोजेक्शन ऑफ डेथ बाय 2040। आप इसमें मेजर चीज क्या देख रहे हो यूरोप में। यूरोप में आप देख रहे हो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ना डेथ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बट अफ्रीका में आप देखोगे तो आपको दोनों चीज़ दिखेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आपको देखो लगभग 15 मिलियंस के आसपास है। यहाँ पे आपको हार्डली 12 मिलियन दिख रहा है। 12 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 12 इंटू 10 लैक्स कर दो। मिलियन अगर नहीं समझ में आता तो 12 इंटू 10 लैक्स कर दो, या 15 इंटू 10 लैक्स कर दो। उसके अलावा तुम देखो कि कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसे डिजीज जहां पे आप संक्रमण से फैल रहा है, जैसे कोविड हो गया, जैसे वायरल कोई भी फीवर होता है ना तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, तो वहां पे भी अप्रोक्स 7 मिलियन टू 8 मिलियन पीपल उसके कारण भी डेथ हो रहा है 2048 के आसपास। उसके बाद इंजरीज, इंजरीज मतलब कहीं गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कार क्रैश हो गया, ये सब चीज इंजरीज में आते हैं। यहाँ पे भी अफ्रीका में आप देखोगे अप्रोक्स 2.5 मिलियन के आसपास रहते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रो। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कहाँ किया? आप तो उस कंट्री को, मतलब वो कहते हैं ना एक हिंदी में मुहावरा है, दुधारू गाय मिल गई तो आप उसे दुहे जा रहे हो, सारा रिसोर्स प्लंडर कर रहे हो आप उसका। और आज की डेट में वहाँ कोई ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ना तो प्रॉपर एजुकेशन है, ना तो प्रॉपर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ठीक है। ये एक मेजर इशू है अफ्रीका में। इवन मिलिट्री coup के पीछे भी ये इशू है, ठीक है। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का रट लगाते हो, बट है क्या कि आप वहाँ पे ऐसे रिजीम को बिठाते हो जो करप्ट है, जो वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। तो लोग, आप देखोगे जनरली कहीं भी मिलिट्री coup होता है ना, अभी पाकिस्तान में रिसेंटली मिलिट्री coup हुआ और पुराने प्राइम मिनिस्टर को हटा के नए प्राइम मिनिस्टर को बिठा दिया गया। आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। तो एक नए प्राइम मिनिस्टर को जब लाया गया तो लोग सड़क पे उतरे अपने पुराने प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। लोगों ने हल्ला किया, लोग दे शोड लाइक, उनका जो एंगर था वो बाहर आया। बट जब अफ्रीका में होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको। कारण क्या है ना कि जो रिजीम बिठाते हो, पावर स्ट्रगल के कारण जो आप रिजीम बिठाते हो, चाहे यूएस रहे, चाहे यूरोप रहे, चाहे चाइना रहे, ठीक है। ये जो रिजीम बिठाता है ना वो पावर स्ट्रगल के कारण ऐसे लोगों को उस तख्त पे बैठा देते हैं
जो वहाँ के लोगों को ही एक्सप्लॉइट करता है। तो कोई ना कोई बंदा उठ के आता है, बोलता है अब नहीं चलूँगा, अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। बस वो बंदूक लेके आया है, ठाए, खत्म। आगे मैं दिखाऊँगा कितने अटेम्प्ट हुए हैं। अफ्रीका एक वैसा कंट्री है जहाँ पे पावर स्ट्रगल के कारण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। आज भी आप देखोगे देयर इज़ अ पोटेंशियल कॉम्पिटिशन इन अफ्रीका, ठीक है? मैंने यहाँ लिख रखा है, देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर कॉम्पिटिशन इन अफ्रीका इज़ फोकस्ड ऑन लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है? जितने भी बड़े इकोनॉमी है, चाहे यूएस रहे, चाहे यूके रहे, चाहे फ्रांस रहे, ठीक है? चाहे रशिया रहे, चाहे चाइना रहे, ये सब अपना-अपना गेम करता है अफ्रीका में, क्योंकि रिसोर्स मिलेगा। ठीक है? अपने हाथ-पैर गंदे नहीं करने होंगे, अपने देश में खोदना नहीं होगा कुआँ, अपने देश में चीप लेबर नहीं मिलेगा, यहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाएगा, ठीक है? आप इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप इनसे 12-12, 13-13 घंटा काम लोगे, 12-13 घंटा तो फिर भी ह्यूमन हुआ, यहाँ तो 15-15 घंटा लोग काम लेते हैं, ठीक है? यूएस का एड हमेशा देखो, यूएस हमेशा जो है ना मॉनेटरी डिप्लोमेसी खेलता है। आप किसी भी केस में देखोगे तो ये मॉनेटरी डिप्लोमेसी, ये पैसा फेंक तमाशा देख वाली चीज़ है। मिलिट्री एक्टर इन अफ्रीका, बट चाइनीज़ एंड रशियन भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, प्रिगोजिन ने जब रशिया में जो रशिया की मर्सनरी ग्रुप थी जो प्राइवेट आर्मी कहलाती है पुतिन की, उसमें प्रिगोजिन उसका जो कमांडर था, ही यूज्ड टू बी कुक ऑफ व्लादिमीर पुतिन। उसको उस प्रेग उस प्रिगोजिन नाम था उनका, उन्हें एक प्राइवेट आर्मी का हेड बना दिया गया एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट पुतिन। तो आप देखोगे अफ्रीका के बहुत ऐसे कंट्री, नाइजीर वगैरह में ना लोग पुतिन का समर्थन में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेम है। वहाँ के लोग, वहाँ पे जो अभी रूलिंग पार्टी है या फिर वहाँ के जो अभी रिबेलियंस है उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे जो भी मिलिट्री है उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। यही कारण है। पावर स्ट्रगल चल रहा है। अपने मोटिवेशंस हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट्स हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। और यूएस का तो है ही, आप जितना गन बिकता है यूएस को फ़ायदा होता है। गन कल्चर तो यूएस में बहुत खुलेआम है। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, गन कल्चर बहुत खुलेआम है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे तो इकोनॉमी में गन बहुत अलाउड है। आप आराम से लाइसेंस ले सकते हो, आप आराम से गन रख सकते हो। तो देयर इज़ अ ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन इन अफ्रीका। ठीक है? और आप एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे बुरुंडी जेनोसाइड हो गया, साउथ सूडान नोमैडिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस तरह से आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे जो अफ्रीका में एट प्रेज़ेंट हैं। अब देखो क्यों कू होता है? तो कू इसलिए होता है क्योंकि आज तक, पहले देखो कू कितना हुआ है, 214 अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है? ठीक है? 1 और 106 जो है वो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, ठीक है? इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव पुअर है, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ठीक है? कोल्ड वॉर का अभी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है। कहने को कोल्ड वॉर खत्म हो गया, पुतिन ने रिसेंट स्टेटमेंट दिया ना, कोल्ड वॉर नेवर एंडेड, ठीक है? कोल्ड वॉर नेवर एंडेड, वही चीज़ है। आज तक पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है? इनस्टेबिलिटी को कैपिटलाइज किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रगल दिखाया जाता है, गवर्नेंस इकोसिस्टम एकदम, मतलब कोई है ही नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम कुछ नहीं है। आप देखो कि सूडान वगैरह में कुछ पॉडकास्ट भी आते हैं, आप अगर उसे सुनते होगे तो आपको पता चलता होगा कि सूडान में 12-12 साल के बच्चे के हाथ में गन है, AK-47 लेके घूम रहा है, पेट में खाने को अनाज नहीं है और गन लेके घूम रहे हैं। सोमालिया में आप पायरेसी का इशू क्यों देखते हो? क्योंकि उनके पास खाने को पैसा नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? लूटेगा, जिंदा तो रहना ना। देखो, मैं टेरर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि जो ग्रेट गेम्स ये कंट्रीज खेलती है ना, इसके कारण कितना ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रक्ट होता है, समझ रहे हो? अभी देखो, रिसेंट में बताता हूँ, रिसेंट में कहाँ कहाँ coup हुआ, ये हुआ, ठीक है? इधर भी हो गया, माली में भी हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है? बुर्किना फासो में भी हो गया आपको, गिनी में तो हुआ ही था, ठीक है? उसके बाद देखो आपको माली में दिख ही गया। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे नाइजर में भी सक्सेसफुल coup हुआ है। यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था, चेंज हो गया चैड में। उसके अलावा आप देखोगे तो सूडान में भी coup हुआ है, मिलिट्री coup। उसके बाद गैबॉन में भी आपको coup हुआ है। तो आप देखो क्या सीरीज़ है, मतलब ये पूरा रीजन में आपको coup दिखेगा। एक मतलब कहता है ना वो डोमिनोज वाला गेम होता है ना, कि ऐसे एक गिराओ, सट 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 बाकी गिर जाएंगे, बस वो वाला सिस्टम हो गया इधर। नेक्स्ट देखो कहाँ पे किस कंट्री में कितना कुआ, देखो इसे याद नहीं रखना, बट एक आपको, ये किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, बट एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्यों हो रहा है अफ्रीका में कू। तो सियरा लियोन में आपको 10 कू दिखेगा, गाना में भी 10 है, नाइजीरिया में 8 है, बुरुंडी में 11 है, सूडान में 17 है,
चैड में 7 है, नाइजर में आपको 8 है, बेनिन में 8 है, बुर्किना फासो में 10 है, माली में 8 है, गिनी बिसाऊ में आपको 9 कुएँ हैं। मतलब आपको हर जगह कैमरोस में भी आपको कैमरोस आइलैंड के बारे में मैं पढ़ाऊँगा जब आइलैंड चेन पढ़ाऊँगा ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चीज़ एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको हर जगह मिलिट्री कूच दिखेगा। अब एक और ग्रुप के बारे में जानो इकोवास। इकोवास उन कंट्री का ग्रुप है ना, 15 मेंबर्स हैं इसमें। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। इसमें आपको बेनिन, बुर्किना फासो, कैबो वेर्डा, कोस्ट डी आइवरी, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सेरालियन, टोगो। ये कंट्रीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछेगा नहीं, बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये वो कंट्री है जो कहा जाता है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, ठीक है? ये इवन आप देखोगे इकोवास को, दे वेयर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन। और अगर आप देखोगे तो ये आज भी एक्सप्लॉइट होती है। इसमें इनमें से सब कंट्री में देखो, अभी रिसेंटली मैंने बताया ना कि यहाँ को हुआ। तो इकोवास भी वो ग्रुप है जिसे एक कंट्री का, जैसे मैंने हमारे यहाँ होता है ना, हम जैसे हम आप देखोगे तो ब्रिक्स, उसी तरह से इकोवास एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ, ठीक है? कहा जाता है कि दे प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अमंग मेंबर स्टेट्स, बट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? एट प्रेजेंट भी ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है कि यूरोपियन कंट्रीज इकोवास के थ्रू एक मीटिंग वीटिंग करके इन्हें एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। तो यही था आज के लिए। एक सोच डेवलप करो, एक चीज़ ये लॉजिक डेवलप करो कि आखिर ये है तो क्यों? हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग व्हाई इट इज़। तो आपको समझ में आएगा कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है अफ्रीका में, उसके पीछे कहीं न कहीं आपको यूरोप का, आपको यूएस का, आपको रशिया का, आपको चाइना का बहुत बड़ा हाथ दिखेगा, ठीक है? इतने कंट्री, चाइना का तो है ही अभी। चेक बुक डिप्लोमेसी, इसके बारे में जब हम आएँगे ना, कभी अगर मौका मिला मुझे लेक्चर लेने का, 1-2 लेक्चर लूँगा चाइना पे, क्योंकि चाइना पे भी मेरा अभी थ्योरी थीसिस मैं पढ़ रहा हूँ, आगे की जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, तो मैं चाइना को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। आपको ये सब चीज़ रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, क्या कारण है कि अफ्रीका क्यों ऐसा है, ठीक है? इसी कारण देखो एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं बहुत सारे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ लग रहे हैं। अब देखो ऐसा अभी तक में आपको सेनेगल से लेके जिबूती तक पेड़ लग जाना चाहिए था, ग्रेट ग्रीन वॉल, बट अभी तक सिर्फ 4% एरिया कवर हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? करप्शन। करप्शन है, पावर हंगर। तो जहाँ तक करप्शन और पावर हंगर जब जब रहेगा, तब तक ये सब इशू आएंगे ही आप किसी भी जगह। तो यही चीज़ आज भी अफ्रीका में चल रहा है। बाकी कंट्रीज़ में आप देखो, एशिया वगैरह इस सब चीज़ से बहुत पहले निकल गया। फॉर्च्यूनेट हैं हम कि डिस्पाइट, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो वी वर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज, बट आज देखो कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी हैव वर्कड ऑन इट। एवरी टाइम एवरी प्राइम मिनिस्टर दैट हैड कम टू इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड समथिंग और द अदर। पॉलिटिकल स्मार्टनेस थी हमारे अंदर, वो आपको अफ्रीका में नहीं मिलेगी, ठीक है? और रिलीजन के नाम पे भी वहाँ लड़ाई होता है। आप देखो सुडान और साउथ सुडान का क्या इशू है? कोई मेजर इशू नहीं है, बस रिलीजन के नाम पे अरब्स नॉन अरब्स अलग हो गए, साउथ सुडान सुडान। तो ये चलता रहता है अफ्रीका में, और ये आज भी कंटिन्यू है। एंड दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ। आप जब तक खाना प्लेट में खाना नहीं आएगा तो आप किताब नहीं पढ़ाने की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे किताब पढ़ाने की बात पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं है। खाना के लिए, रोटी के लिए आपस में लोग मर्डर कर दिए रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि यूएनपीकेएफ है ना, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये जो सूडान वाला एरिया हो गया, नाइजर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको दिखेगी ही दिखेगी। वैसे मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, मेजर कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का है, मेजर कंट्रीब्यूशन आपको बांग्लादेश का है। क्योंकि वैसे तो यूएस वगैरह हीरो बनते हैं, यूएस हुआ, यूके हुआ, बट जाके उल्टा के देखो, यूएनपीकेएफ में कितना कंट्रीब्यूशन है इनका? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नील कंट्रीब्यूशन इनका, बहुत कम। बट आप देखोगे कि जो एशियन कंट्रीज है ना, ये ही है जो आज के डेट में यूएनपीकेएफ चलाती है। और इंडिया का ये आर्ग्यूमेंट भी है कि इफ वी आर कंट्रीब्यूटिंग वी शुड आल्सो होल्ड पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वी आर ओपन इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स मेक एजुकेशन इन ओपन सोर्स। एंड गुड नाइट, थैंक यू।